तो हेलो एवरीवन, ये है वीडियो नंबर 1 क्लास 12 हिंदी मीडियम चैप्टर 1 केमिस्ट्री का हम लोग पढ़ने वाले हैं ठोस अवस्था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पदार्थ, द्रव्य या मैटर किसे कहते हैं। हाँ, तो पदार्थ क्या बोलता है? प्रत्येक वस्तु जिसके अंदर द्रव्यमान हो, मतलब वजन हो, ठीक है, जो स्थान घेर रहा है, जैसे कि देखो स्थान घेर रहा है, ठीक है, और वो पदार्थ कहलाता है। हम लोग जानते हैं पदार्थ का परिभाषा जानते हैं, ठीक है। पदार्थ का 3 रूप होता है, ठोस, द्रव और गैस, ये भी हमको पता है, ठीक है। यहाँ पर द्रव्य लिख दिया था, जो कि गलती, द्रव होगा, द्रव, ठीक है। तो ठोस अवस्था किसको बोलते हैं? बोलता है द्रव्य की, मतलब पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार, आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। इसे हम जानते हैं, दोनों आकार आयतन क्या होता है? ठोस का आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। तथा इसके अंदर प्रबल अंतराण्विक बल उपस्थित होते हैं। हाँ, ये है कि प्रबल अंतराण्विक बल, ठीक है। तो देखो, ठोस, द्रव और गैस तीनों को हम लोग फिगर बनाते हैं। देखो, ये ठोस का आणविक अवस्था है, ये द्रव का है और ये गैस का है। साफ साफ दिख रहा है कि ठोस के जो अणु होता है ना, वो बहुत ज़्यादा पास और बहुत ज़्यादा, इधर के बीच में जो बल होता है ना, किसी भी पदार्थ के अणु के अंदर, है ना, जो दो गो अणु के बीच में जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अंतराण्विक बल। अंतराण्विक मतलब अंदर का आणविक बल, ठीक है, अंतराण्विक बल। तो इसका अंतराण्विक बल सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है, ठोस का। द्रव का उससे कमजोर होता है और गैस का सबसे ज़्यादा कमजोर होता है, ठीक है। इसलिए इसका ना तो आयतन निश्चित होता है, ना तो आकार निश्चित होता है। लेकिन द्रव का क्या होता है? आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। और ठोस का आयतन और आकार दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। इसीलिए बोला जिसके अंदर प्रबल अंतराण्विक बल उपस्थित हो उसे ठोस अवस्था कहते हैं। ठोस अवस्था परिभाषा हो गया। अब आता है द्रव, ठीक है। यहाँ पे द्रव अवस्था हम अभी पढ़ लिए। द्रव की वह अवस्था, द्रव्य मतलब पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार निश्चित होता है, ठीक है, और आयतन, आकार अनिश्चित होता है। मतलब इसका मतलब जो लिक्विड होता है हम लोग का पानी का आकार तो निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? द्रव बोलते हैं। तथा इनके ठोसों में कम अंतराण्विक बल होता है ना। ठोस के मुकाबले क्या होता है? कम अंतराण्विक बल होता है इसमें, ठीक है। यहाँ पर तो ये क्या हो गया? तब द्रव हो गया। और गैस जिसका ना आकार ना आयतन, दोनों में से कोई भी निश्चित नहीं होता, दोनों अनिश्चित होता है। और इनमें न्यूनतम अंतराण्विक बल होता है, मतलब सबसे कम। ये दोनों अणु के बीच में बहुत कम बल होता है, इसलिए जब हम हवा में से करते हैं तभी इधर हो जाता है। इसका अणु जो बंधा हुआ नहीं होता। देखो ठोस का अणु कितना कड़ा है, इसको कितना दबाते हैं, कुछ आर पार नहीं हो रहे हैं, लेकिन हवा में आर पार हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि इसका अणु जो है क्या होता है? बहुत ही दूर दूर रहता है, पास नहीं रहता, बहुत कम बल से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और इसमें इसको गैस अवस्था कहते हैं। तो अभी हम लोग पढ़े क्या? पदार्थ के 3 अवस्था पर, ठोस, द्रव और गैस। और इस चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था, इसलिए सिर्फ ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। द्रव और गैस के बारे में यहाँ पर जान लिया, अब आगे इसमें नहीं पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है ठोस से कुछ सामान्य लक्षण, जो हम लोग जानते हैं। आकार, आयतन निश्चित होता है, जानबे करते हैं। इनके मध्य प्रबल अंतराण्विक बल होता है, ये भी हम लोग जानते ही हैं। प्रबल आकर्षण बल के कारण ये ठोस जो अस्पंडीय होता है। अस्पंडीय मतलब क्या होता है? देखो, अस्पंडीय पर समझते हैं। देखो, अस्पंडीय जो होता है इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। ओ मारो गोली। अस्पंडीय जैसे पाँव से दबाते हैं, दोबारा फूल जाता है ना, है ना। ऐसा चीज़ इसको दबाएं फिर वो फूल जाए अपना आकार में, उसको अस्पंडीय बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं, ठीक है, यहाँ पर स्पंडीय हो जाता है। यहाँ पे जैसे पाउंटी ले सकते हैं, स्प्रिंग ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो ठोस जो होता है वो क्या होता है? अस्पंडीय होता है। क्या होता है? अस्पंडीय। देखो, इसको दबाएंगे नहीं आएगा, देखो नहीं आएगा, है ना। तो ठोस है ये स्पंडीय होता है, अस्पंडीय होता है, ठीक है। वही बोला यहाँ पे ठोस का प्रबल आकर्षण बल, क्योंकि इसमें आकर्षण प्रबल होता है। ऐसे अणु भरा तो इसमें कहाँ दबेगा? अणु नहीं दबेगा, इसलिए नहीं दबता ये अस्पंडीय, ठीक है। इसके विचरण के गुण नहीं पाए जाते ना। देखो, इनमें विचरण गुण नहीं पाया जाता। ठोस में क्या होता है? ठोस में विचरण मतलब फैलने गुण नहीं पाए, मतलब रखा रख कभी जिंदगी में फैलेगा, ये नहीं फैलेगा ना। तो इसमें विचरण का गुण नहीं पाया जाता। ओके, ठोसों के अवयवी कण अपने निश्चित स्थान में उपस्थित होते हैं। ठोस का जो अवयवी कण होता है ना, वो अपने निश्चित, देखो ये ना अपना निश्चित जगह पर रहता है, इन्हें इधर उधर नहीं, अपना निश्चित जगह पर। गैस का नहीं होता, गैस का इधर उधर बौखते रहता है हमेशा, ठीक है। और इसका द्रव का भी हल्का फल्का इधर होते रहा, लेकिन ठोस का बिल्कुल एक जगह फिक्स होता है, उसका अणु समझे, एक जगह फिक्स होता है, ठीक है। वो लिखा हुआ है। तो ठोस का कुछ सामान्य गुण इसको याद कर लेना, इससे ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ठीक है। जैसा कि चैप्टर में ठोस के बारे में पढ़ेंगे, तो ठोस का वर्गीकरण किया गया। क्या बोलता है? ठोस का वर्गीकरण। ठोस को वर्गीकरण के आधार पर, मतलब उनका कण के घटक के आधार पर। तो ठोस के कण के, ये दोनों को मिटा, इसका कोई काम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे इस बात को समझो जरा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलता है? इसके कण के आधार पर जो है इसको 2 भागों में बांटेगा। कितना भागों में बांटेगा? 2 भागों। कौन कौन? क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस डेफिनेशन पढ़ने से पहले तुमको हम समझाते हैं इसका अंतर, सिंपल सी बात, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है? सजावट एक पैटर्न में होता है। क्या होता है? एक पैटर्न, फिक्स पैटर्न में होता है, ठीक है। यहाँ पर कि अगर ठोस में मान लिया ठोस है, ठीक है, यहाँ पर उसमें जो क्रिस्टलीय ठोस है उसका पैटर्न अगर ये बड़ा है, फिर छोटा है, फिर बड़ा है, फिर छोटा है, फिर बड़ा है, फिर छोटा, मान लिया जाए कैसे पैटर्न, ठीक है। तो वही फॉलो करेगा, छोटा बड़ा, ठीक है, बड़ा छोटा बड़ा, ठीक है। यहाँ भी ठीक है, बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, मतलब एक पैटर्न में फॉलो करता है, ठीक है। तो इसीलिए क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। लेकिन क्रिस्टलीय ठोस में कोई पैटर्न निश्चित नहीं होता है,
ठीक है, यहाँ पे इतना बात समझो। ओके, इसमें पैटर्न एक निश्चित होता है, इसलिए ये अच्छा होता है, कड़ा होता है, मजबूत ज़्यादा होता है, इसका गलनांक क्वथनांक भी अधिक होता है, इसी सब रीजन से, क्योंकि इसका पैटर्न एक फिक्स होता है, समझ, सही ढंग से होता है। वही बात है, जो शब्द है वो ज़्यादा सक्सेस है, ठीक है। और ये जो ठोस होता है इसका पैटर्न जो है फॉलो अच्छा से नहीं होता, कभी कुछ दे दे, इस वजह से ये क्या होता है, उतना मजबूत नहीं होता है और कमजोर होता है, इसका गलनांक क्वथनांक भी निम्न होता है। अब इसको पढ़ लेते हैं, अच्छा समझ में आएगा। क्या बोलता है, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस, बोलता है वैसे पदार्थ जिसके अवयवी कणों की निश्चित एवं नियमित व्यवस्था होती है क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, ठीक है। सिंपल नियमित व्यवस्था होती है, तुम इसको अपने भाषा में याद कर सकते हैं ना। इसका कण जो है एक मतलब नियमित अवस्था में रहता है, नियमित रूप से होता है, व्यवस्था जो तुम रूप बोल देगी, अपना भाषा में याद कर सकते, दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, ठीक है। यह दीर्घ प्राशी मतलब लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, मतलब कि लंबा चलता है ये, क्योंकि इसका पैटर्न अच्छा से होता है तो सही ठोस होता है, ये अच्छा वाला। जैसे कि हीरा अभी है, लाखों साल बाद हीरा वैसा ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गया। तो वो सही है, ठोस है इसलिए, ठीक है। यहाँ पर इसको जो है रियल ठोस, रियल सॉलिड भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर तो इसका ये भी नाम है। चलिए आगे बोलता है, इसका उदाहरण देखो यहाँ दिया जाए, क्या बोलता है, हीरा क्रिस्टलीय ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है। उदाहरण ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसलिए याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, हीरा, ठीक है। जिसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, हम जानते करते हैं। कच्चे उत्पाद के रूप में बहुत ही क्रिस्टलीय ठोस का उपयोग करते हैं हम लोग, कच्चे उत्पाद के रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, बहुत सा क्रिस्टल का उपयोग करते हैं। और भी क्रिस्टल है ठोस, जैसे कॉपर हुआ, कॉपर भी क्या क्रिस्टल है, अच्छा ठोस है, समझ। कॉपर हुआ, तांबा हुआ, एक ही बात हुआ, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, ये सब क्या है, ये सब क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, ठीक है। अब आता है और क्रिस्टलीय ठोस, जो इसका विपरीत होगा कि ऐसे ठोस जिसके अवयवी कणों की निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं होती है, ये निश्चित नहीं होता, ये अनिश्चित होता है, कभी कुछ भी दे देगा, ठीक है। यहाँ पर कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता ये, ठीक है, यहाँ पे नहीं होती है। और क्रिस्टलीय ठोस कहलाती है, ये लघु प्राशी मतलब कम होता है, जैसे कि शीशा ऐसे फट से मारो ईटा टूट जाएगा, कमजोर भी होता है, और उतना रबर भी वैसा ही है। और क्रिस्टलीय ठोस का कोई निश्चित नहीं होता है ना, कभी भी टूट सकता है, फट सकता है, ठीक है। जितना हीरा जितना साल चलेगा उतना साल रबर चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा वो, है ना, क्योंकि उतना वो उसमें उसका जो कण की व्यवस्था वो एक पैटर्न में नहीं है, जैसे तैसे है, ठीक है ना। यहाँ पर और क्रिस्टलीय ठोस का उपयोग क्या होता है, रबर एक अक्रिस्टलीय ठोस है जिसका उपयोग टायर ट्यूब बनाने में किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आगे बोलता है कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है जिसका उपयोग सजावटी सामान बनाने में किया जाता है, हम लोग जानते करते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, वो आता है क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में अंतर, ठीक है। यहाँ पर कैटेगरी दिया गया अंतर, आकृति क्या होता है, इसका निश्चित होता है, हम जानते हैं, पहले बता चुके हैं। क्रिस्टलीय ठोस का आकृति क्या होता है, निश्चित होगा, इसका अनिश्चित होगा। चलिए अब बताए अवयवी कणों की व्यवस्था, तुम बताओ, इसमें क्या होता है, निश्चित व्यवस्था होती है, इसमें अनिश्चित होती है ना। अब आता है गलनांक क्वथनांक, हम अभी पढ़ चुके हैं, इसका उच्च होता है, इसका निम्न होता है, बहुत सिंपल है ना। यहाँ पे विदलन मतलब क्या होता है, जब तुम काटेगी ना तो बिल्कुल शार्प कटेगा, ठीक है। तुम हीरा कभी भी काटो बिल्कुल शार्प कटेगा, लेकिन रबर को काटो शार्प नहीं कटेगा, खुरदुरा काटेगा, ठीक है। तो इसको काटने पर ये शार्प कटता है, इसको खुरदुरा सतह रहता है काटने पर, कभी भी कोई भी शीशा तुम तोड़ दो बीच भी, कितना अतिश काटेगा, खुरदुरा कुछ ना कुछ रहेगा, इसको मुलायम बाद में करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि उसमें पैटर्न फॉलो नहीं होता ना, काटेंगे तो कुछ ना कुछ भी पैटर्न आ सकता है, बड़ा छोटा कहीं से भी, इसलिए खुरदुरा होता है। ओके, प्रकृति, ये वास्तविक ठोस होता है, रियल ठोस है ना, रियल सॉलिड को बोलते हैं। और ये आभासी ठोस या फिर अतिशीतित है ना, अतिशीतित द्रव कहलाता है। इसको याद करना, ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव पूछ दे कि अतिशीतित द्रव किसे बोलते हैं, ठीक है। तो अक्रिस्टलीय ठोस को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर उदाहरण हो गया कॉपर, आयरन आदि है ना, इसमें कांच, रबर और प्लास्टिक इत्यादि ये सब हो गया इसका उदाहरण, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय को हम लोग क्या पढ़ लिए, उदाहरण पढ़ लिए यहाँ पर, ओके। और ये क्या बोलते हैं, अंतर पढ़ लिए। चलिए क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण पढ़ते हैं, ठीक है। वर्गीकरण करते हैं क्रिस्टलीय ठोस का, ठीक है। होता है क्रिस्टलीय ठोसों को उनके अवयवी कणों के मध्य उपस्थित अंतराणुक बल के कारण है ना, उनको निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया। मतलब देखो, क्रिस्टलीय ठोस हो गया, एक पैटर्न करता फॉलो पता चल गया। और क्रिस्टलीय ठोस के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग, सिर्फ क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। कि उसका जो अंतराणुक आकर्षण बल होता है वो कई प्रकार का होता है, एक ही प्रकार का नहीं होता, ठीक है। तो कुल मिला कितना प्रकार का होता है, 4, या फिर तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ 4 प्रकार का है, ठीक है। उन चारों प्रकारों को हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सा प्रकार से जुड़ा हुआ था, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। किसी भी हम तुमको बताते हैं, तुमको याद आ जाएगा, हम लोग पढ़ चुके हैं। बंधन क्या पढ़ चुके हैं, बंधन पढ़े हैं ना। तो बंधन 3 प्रकार तुमको पढ़ाए थे हम, क्या क्या पढ़ाए थे बताओ। एक पढ़ाए थे आयनिक बंधन, याद होगा कि इसमें जो होता है ना, कोई परमाणु जो है आयन से जुड़ा होता है, जैसे कि NaCl, Na और Cl किससे जुड़ा हुआ है, आयन से, Na+ हुआ, Cl- हुआ, जुड़ा हुआ आयन से ना, तो आयनिक बंधन हो गया, ठीक है। फिर हम लोग क्या पढ़े थे बताओ, एक सहसंयोजक बंधन, क्या सहसंयोजक बंध पड़े थे ना, जिसमें जैसे CH4 हुआ ना, C जो है 4 को बंधन से बंधा हुआ है ना, इसे करके CH
4 करके, ठीक है। यहाँ पर सहसंयोजक बंधन पढ़े हैं, ठीक है, और एक पढ़े हैं उप सहसंयोजक बंधन पढ़े हैं, ठीक है। यहाँ पर तो वही चीज़ के बारे में यहाँ बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कि जो है अवयवी कण किससे आयनिक बंधन से बन सकता है, सहसंयोजक बंधन से बन सकता है, और भी 12th में ऐड किया धातुविक बंध हुआ और धातुविक बंध हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टल का वर्गीकरण, जो कि हम लोग किसके आधार पर कर रहे हैं बताओ, अंतराणिक बल, इसके दोनों कण के बीच में जो बल लगता है उसके आधार पर हम लोग 4 भागों में लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है आयनिक ठोस, ठीक है, बोलता है ऐसे ठोस जिसके अवयवी कौन धन आयन ऋण आयन, धन आयन तथा ऋण आयन अर्थात आयन होते हैं, उससे क्या बोलते हैं बताओ, आयनिक ठोस कहलाते हैं। ये आयन परस्पर विद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये विद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इसका उदाहरण नमक, नमक है क्या, नमक का जो भी ठोस बनेगा किससे बनेगा, वो इसी प्रकार से बनेगा, आयनिक ठोस बनेगा, क्योंकि नमक का जैसे ये है ना, यहाँ पे ये मान लो नमक का क्रिस्टल है, ठीक है। यहाँ पर तो कैसे बनेगा बताओ, Na+, ठीक है, Cl-, फिर Na+, फिर Cl-, फिर यहाँ पे Cl-, Na+, Cl-, Na+, ठीक है, यहाँ Cl-, मतलब एगो Na एगो Cl, एगो Na एगो Cl ऐसे बंधा हुआ होता है, ठीक है, बना हुआ होता है, समझ गए, Na करके ये पूरा ऐसा बंधा हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पर ये तो प्लस माइनस प्लस माइनस, और इसके बीच में कौन सा बंधन लगता है, कौन सा बल लगता है बताओ, यहाँ पर विद्युत आकर्षण बल, किससे बंधा हुआ होता है बताइए, विद्युत आकर्षण बल। तो यहाँ पूछेगा कि आयनिक ठोस किससे बंधा हुआ होता है, विद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे हुए रहते हैं। आगे बोलता है प्रबल बलों की उपस्थिति के कारण आयनिक ठोस भंगुर एवं कठोर प्रकृति का होता है, ठीक है। तो आयनिक ठोस जो होता है वो क्या होता है, भंगुर होता है और कठोर प्रकृति, मतलब कड़ा होता है और ज़्यादा प्रेशर की तो एक बार चूर हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है ना, यहाँ पर टूटेगा फूटेगा सीधा चूर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो भंगुर और क्या होता है, कठोर प्रवृत्ति का होता है, ओके। इसका गलनांक कितना भी उच्च होगा, जब आयनिक ठोस से प्रबल जिस आकर्षण बल का प्रबल हुआ तो उसका सब कुछ उच्च होगा, गलनांक उच्च होगा, क्वथनांक उच्च होगा, मेल्टिंग पॉइंट सब उच्च हो जाएगा, उसका सब हाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर उच्च हो जाता है। इन ठोसों में प्रत्येक आयन विपरीत आवेशित आयनों में निश्चित संख्या द्वारा घिरा होता है। देखो यहाँ पे समझो बात को, हम इसमें क्या बोल रहा है, देखो एक उदाहरण बना हुआ है, देखो क्या बोला कि इन ठोसों में प्रत्येक आयन विपरीत आवेशित आयनों की एक निश्चित संख्या द्वारा घिरा होता है। देखो Na है ना, Na किससे किससे घिरा, देखो Na इधर साइड में क्या है, Cl है माइनस में, Cl है माइनस में, Cl है माइनस में, Cl माइनस में, चारों दिशा में क्या है, Cl है कि नहीं। देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर Cl ले लो तुम, Cl ले लो, देखो इधर Na है, इधर Na है, इधर Na और ऊपर भी क्या होगा, Na ही होगा, ठीक है। तो हर एक आयन विपरीत आयन से घिरा हुआ था, वो निश्चित मतलब देखो 1 2 3 और 4, ठीक है, यहाँ पे ऐसा घिरा हुआ है, तो वही यहाँ बोला है, ठीक है। अब बताएं ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं, क्या होते हैं, कुचालक, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। क्या बोलता है, जब ये ठोस जैसे नमक ठोस है, उसमें करंट फ्लो करेंगे, 2 तार घुसाएंगे उसमें करंट लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत में नहीं रहता, क्योंकि आयन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, क्योंकि इसका जो आयन जब बंधा होता है, क्या होता है, बंधा, देखो सब बंधा हुआ है ना, तो जब तक ये आयन गति नहीं करेगा यहाँ से तब तक करंट भी नहीं ले जा सकता, तो करंट नहीं लगेगा, नमक के अंदर करंट नहीं लगेगा। लेकिन उसी नमक को उठा करके पानी में डाल दो, क्या डाल दो, पानी में, अब जब करंट उसमें डालेंगे तो फटाक से करंट लग जाएगा, क्योंकि अब जो है जब पानी में डाले तो घुल गया उसमें, तो बंधन गया टूट, जब बंधन टूट गया तो ये स्वतंत्र हो गया, क्या हो गया, ये स्वतंत्र, इसका आयन क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया, और ये इधर उधर चलने लगा, इससे क्या होगा, करंट लगेगा, ठीक है। इससे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि जब क्रिस्टलीय ठोस जो आयनिक ठोस होता है वो विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन पानी में डालने पर क्यों हो जाते हैं सुचालक, तो इसका ये है कि जब इसको, क्योंकि इसको गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, परंतु जलीय विलयन में जैसे जाता है अवस्था में जाता है, विद्युत क्या होता है, ये सुचालक हो जाता है, ठीक है। इसका उदाहरण NaCl हो गया, KCl हो गया, KClO3 हो गया, इस उदाहरण बहुत अच्छा से इंपॉर्टेंट है, याद करना है इसको। हम बोले थे 4 प्रकार का हम लोग बंधन पढ़ेंगे, तो पहला बंधन हम लोग पहले ठोस आयनिक से बंधा हुआ था ना, क्रिस्टल 4 प्रकार का हम लोग पढ़ रहे हैं, आयनिक ठोस पढ़ लिए हम लोग जिसमें आयन होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, उसी को बोलते हैं, ठीक है। आयनिक बंधन पढ़ लिए, सहसंयोजक बंधन पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर तो उसी को बोलते हैं सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस, ठीक है। तो सहसंयोजक ठोसों में कणों के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है, सिंपल सी बात है, इसमें आयनिक बंध पाया जाता था, आयन है तो इसमें क्या पाया जाएगा, सहसंयोजक बंध पाया जाएगा, ऐसा रहेगा, ऐसा सहसंयोजक बंध, ये जो है इस सहसंयोजक बंध नहीं है ना, यहाँ पर पाया जाएगा, जिससे यह एक त्रिविनम जालक निर्माण करता है। त्रिविनम मतलब क्या होता है, 3D, क्या होता है 3D, मतलब इसमें क्या होता है, अब जो ये 3D निर्माण करेगा, ये इसमें देखो ना, ये इसमें लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी होगा, कि इसमें लंबाई हुआ, चौड़ाई हुआ और यहाँ ऊंचाई हुआ, ठीक है। अब ये बना 3D बनेगा हमेशा, ठीक है। यहाँ पर जो इससे बनेगा क्या बनेगा, वो हमेशा 3D बनेगा, ऐसे करके अब बनेगा,
ये 3D शेप हुआ ना यहाँ पे, तो 3D बनेगा। ओके, यहाँ पे तो इसमें क्या होता है, त्रिभुज जालक का निर्माण करता है। इसी वजह से ये अत्यधिक कठोर होता है। इसलिए क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा कठोर होता है। इससे भी ज़्यादा कठोर कौन होता है, ये होता है। ठीक है, 3D त्रिभुज मतलब क्या हुआ, 3D संरचना के कारण इसका गलनांक भी उच्च होता है। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेकिन अपवाद है इसमें, केमिस्ट्री में हमेशा एक अपवाद चलता है। अपवाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक सहसंयोजक ठोस है, लेकिन ये जो विद्युत क्या होता है, सुचालक होता है। ग्रेफाइट वही जो पेंसिल में लगा हुआ होता है उसको ग्रेफाइट बोलते हैं। ठीक है, उसमें करंट फ्लो करता है, वो अपवाद है, क्योंकि उसका कैटेगरी का हर एक चीज़ जो है जो सहसंयोजक बंधन जो जुड़ा था वो नहीं करते। जैसे हीरा में करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन ग्रेफाइट में होगा। ठीक है, यहाँ पर इस पर क्वेश्चन भी पूछता है कि कौन सा मतलब ठोस सहसंयोजक ठोस है जिसमें कि विद्युत का धारा प्रवाहित होता है, तो हो जाएगा ग्रेफाइट में होता है, क्योंकि ये एक अपवाद है। सहसंयोजक ठोस को परमाणविक ठोस भी कहते हैं, जैसे हीरा हुआ, सिलिकॉन हुआ, ग्रेफाइट हुआ। ठीक है, इसको परमाणविक ठोस भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, देखो इसमें जो बंधन होगा, ये जो परमाणु का जो बंधन है वो सहसंयोजक ठोसों के कणों की व्यवस्था ही है, जो कि सहसंयोजक बंधन द्वारा बंधा हुआ होता है। ये हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्ड, आणविक ठोस। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, पढ़ रहे थे क्रिस्टल ठोस कितना प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। ठीक है, तो आणविक ठोस पढ़ लिए यहाँ पर हम लोग, सहसंयोजक ठोस पढ़ लिए यहाँ पर हम लोग। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आणविक ठोस। नाम से ही सिंपल होता है, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण अणु होते हैं। परमाणु नाम का क्या होता है, एक अणु होता है, उसको आणविक ठोस कहते हैं। जैसे कि H2 में जो है 2 H है। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 ऐसे H है ना, यहाँ पे H मिला हुआ है, तो अणु मिलता है। H और H मिलकर अणु बनाता है, हम लोग जानते हैं, है ना। O2 SO2 ये सब क्या अणु है। ठीक है, इसको आणविक ठोस कहा जाता है। यहाँ पे H2O को भी क्या कहा जाता है, आणविक ठोस। आणविक ठोसों को 3 भागों में बांटा गया है। आणविक ठोस कितना भाग में बांटा गया है, 3 भागों में। इसको याद करना, आणविक ठोस को 3 भागों में बांटा गया है, ध्रुवीय आणविक ठोस और ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। इसका प्रकार सिर्फ याद करने की जरूरत है, इसके बारे में पढ़ना नहीं है, सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। धात्विक ठोस क्या पढ़ते हैं हम लोग, धात्विक ठोस किसे बोलते हैं, नाम से समझ में आता है। हम लोग 4 प्रकार के ठोस पढ़ रहे हैं। पहला पढ़े आयनिक ठोस, फिर सहसंयोजक ठोस, फिर क्या पढ़े, आणविक ठोस जो कि अणु से बना होता है, और लास्ट क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, धात्विक ठोस पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ठोस जो धातुएं हो, सिंपल सी बात है, धात्विक ठोस धातु है ना, धात्विक ठोस कहलाते हैं। धात्विक ठोस तन्य तथा अगाधवर्ती होता है। हम लोग जानते हैं कि धातु जो क्या होता है, तन्य, उसको धातु तलाड़ सकते हैं ना, लोहा है उसको लमार सकते हैं गर्म करके। ठीक है, और अगाधवर्ती धातु को पीट के हम चादर बना सकते हैं। प्लास्टिक को पीटिएगा वो चूर चूर हो जाएगा, लेकिन धातु को पीट कर उसको पतला चादर बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे तो इसीलिए क्या होता है, तन्य और अगाधवर्ती होता है। इन ठोसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसलिए किसी भी धातु, जैसे ये धातु है ना, इसमें करंट तार लगाए तो उनको झटका लग जाएगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे